ये देखिए दोस्तों, क्या ज़बरदस्त एटीट्यूड है कि मुझे नहीं पता मेरी लाइफ की स्टोरी क्या होगी, लेकिन उसमें ये कभी नहीं लिखा होगा मैंने हार मान ली। ये एटीट्यूड हमेशा अपने लाइफ में रखिए कि आपकी स्टोरी कुछ भी हो, आप दुनिया की नज़रों में सक्सेसफुल हो, फेलियर हो, मैटर नहीं करता है। आपने अगर हार मान ली तो आप आपकी नज़रों में फेलियर रहोगे। दुनिया तो जो बोलना है वो तो बोलती ही रहेगी। दुनिया हर किसी के ऊपर जजमेंट पास करती ही है, लेकिन उनके जजमेंट के ऊपर अगर आपने हार मान ली तो फिर आप आपकी नज़रों में फेलियर बन जाओगे। आपकी नज़रों में सक्सेसफुल अगर बनना है तो ये लाइन हमेशा ध्यान में रखिए कि मैंने हार मान ली आपको कभी नहीं बोलना है। आपकी ज़िंदगी से ये लाइन जो है वो मिटा दीजिए आप। अगर आपने ये लाइन आपकी ज़िंदगी से मिटा दी, इसका मतलब है कि आप सक्सेसफुल हो। कोई मॉनेटरी चीज़ आपको सक्सेसफुल या फेलियर का टैग नहीं दे सकती है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन ये मटेरियल दो तरीके के होते हैं। एक वो जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है, और दूसरा वो जो आपको वहीं पर गोल 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 घुमाता रहता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा मटेरियल चूज करना है। एमएम एकेडमी ऐप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के जो वीडियोस है वो देखने को मिलेंगे, जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस आपके लिए लाए जा रहे हैं। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटली अवेलेबल है, उसी के साथ साथ पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है, और आने वाले दिनों में और भी सारे कोर्सेज जो है जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए आने वाले हैं। और ये कोर्सेज हाईएस्ट क्वालिटी के रहेंगे जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो डेमो लेक्चर्स है उन्हें एक बार देखिए। उसी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल रहेगी, जहां से आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एमएम एकेडमी ऐप ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली मैं लाइव इंटरेक्ट करता हूं, जहां पर उनके जितने भी डाउट्स होंगे, भले वो एकेडमिक हो या पर्सनल हो, वो सब मैं सॉल्व करता हूं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम 26 जून का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है, चलिए शुरू करते हैं। इस व्हिडिओ को आपके सामने प्रेझेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। तर एसटीआय पीएसओ आणि एएसओ साठी नवीन बॅच सुरू होणार आहे अनअकॅडमीवर, विजय पथ या नावाची। तर कॉम्प्रिहेन्सिव्ह फंडामेंटल बॅच इथे तुम्हाला बघायला मिळणार आहे, जिथे सगळे जे सब्जेक्ट्स आहे, जसं पॉलिटी असो, इकॉनॉमिक्स असो, सी सॅट असो, हिस्ट्री असो, जनरल सायन्स, एन्व्हायरमेंट असो, कुठलेही सब्जेक्ट्स असो, तुमचे पूर्ण कवर होऊन जाणार आणि तुम्हाला जे राज्यसेवा एक्झाम होणार आहे त्यासाठी खूप जास्त हेल्प मिळणार आहे। माझीसुद्धा एक नवीन बॅच सुरू होणार आहे आणि त्या बॅचमध्ये सुद्धा तुम्ही एनरोल करू शकता। तर जर तुम्हाला विजय पथ या बॅचमध्ये एनरोल करायचं आहे, ज्यामध्ये तुम्हाला खूप फायदा मिळेल, आणि त्याचबरोबर माझे जे लेक्चर्स आहे, माझे जे लेक्चर्स ऑलरेडी सुरू आहे अनअकॅडमीवर, ते सुद्धा तुम्ही एन्जॉय करू शकता। मी करंट अफेअर्सवर खूप सारे कोर्सेस आणलेले आहे आणि पुढे सुद्धा खूप सारे कोर्सेस जे आहे ते येणार आहे। तर जे तुम्हाला कोर्सेस एन्जॉय करायचे असेल तर तुम्हाला लवकरात लवकर सबस्क्रिप्शन घ्या अनअकॅडमीचं, जिथे तुम्हाला जे EMI ऑप्शन आहे ते सुद्धा अवेलेबल असणार आहे। तर EMI ऑप्शन सोबत तुम्ही इथे करू शकता आणि तुम्हाला कोड कुठला वापरायचा आहे, MMBEAN हा कोड वापरून तुम्ही जे सबस्क्रिप्शन आहे ते घेऊ शकता 10% डिस्काउंटवर। तर EMIचा सुद्धा नो कॉस्ट EMI ऑप्शन अवेलेबल आहे आणि बरेचसे जे ऑप्शन्स आहे तुम्हाला वेगवेगळे तिथे बघायला मिळेल। तर लवकरात लवकर सबस्क्रिप्शन घ्या अनअकॅडमीचं आणि विजय पथ आहे ती बॅचमध्ये एनरोल करा। सबसे पहले मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक रिवर है, और रिवर के बीच में एक आइलैंड हमें देखने को मिलता है। तो ये जो आइलैंड है इसका नाम आपको बताना है। तो आपको इसके रिगार्डिंग और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर होगी तो वो भी आप यहाँ पर ज़रूर बताइए। तो कमेंट सेक्शन में मैं आपका वेट कर रहा हूँ। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। PDF और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलिए एक्सप्लेन सेक्शन पर आते हैं। तो एक्सप्लेन सेक्शन में हमें यहाँ पर स्पेस ग्रोइंग प्राइवेट रोल के बारे में आर्टिकल देखने को मिलता है। इसमें हम देखेंगे जो स्पेस है उसको इसरो जो है वो पूरी तरीके से हैंडल कर रहा है। अब इसरो के अंदर अगर हम प्राइवेट प्लेयर्स को भी इन्वॉल्व कर ले तो स्पेस का एक्सप्लोरेशन जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। इकोनॉमिक सर्वे में हमने देखा
कि जहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट ओन्ड सेक्टर्स है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। जहाँ पर हम प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं, जिन सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं वो सेक्टर्स काफ़ी अच्छा ग्रो करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर स्पेस में जो प्राइवेट प्लेयर्स अगर इन्वॉल्व होते हैं तो क्या होगा, ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर चाइनीज़ शिपमेंट जो है उन्हें यहाँ पर रोका गया है, स्टक किया गया है, तो इस आर्टिकल पर भी नज़र डालेंगे। उसी के साथ साथ ये वाला जब हम आर्टिकल देखते हैं तो ये वाला आर्टिकल इतना हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है। हम जब एडिटोरियल पेज देखते हैं तो ये वाला आर्टिकल हमें देखने को मिलता है इंडिया, और उसी के साथ साथ यहाँ पर किस तरीके से नेबरहुड जो है उसे मैनेज कर पा रहा है। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग चाइना जो है उसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है, तो इस पर भी नज़र डालेंगे। उसी के साथ साथ ये ईज़ ऑफ लिविंग जो है इस पर भी नज़र डालेंगे, और पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, ई आर्टिकल पर भी अच्छी तरीके से नज़र डालने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले इन स्पेस ग्रोइंग प्राइवेट रोल इसके बारे में जानते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस की है जिसका नाम है इन स्पेस। अब फुल फॉर्म क्या है इसका? फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। क्या है? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। तो ये है इन स्पेस, ठीक है। तो ये जो है एक नई ऑर्गेनाइजेशन का अनाउंसमेंट यहाँ पर सरकार ने किया है। अब आप अगर देखो तो जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर हमारे यहाँ पर बिल्कुल रोल जो है वो प्ले नहीं कर रहे थे। अब तक अगर हम देखें तो प्राइवेट प्लेयर का रोल नहीं था। अगर आप चंद्रयान देखो, चांद पर जाना हो, मार्स पर जाना हो, प्लूटो की बात करना हो, स्पेस को एक्सप्लोर करना हो, तो सभी यहाँ पर गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जा रहा था। अब जब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात हम करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी आ जाते हैं। अगर आपने जो मिशन मंगल मूवी देखी होगी उसमें आपने देखा होगा किस तरीके से जो गवर्नमेंट फंडिंग हो या फिर इस तरीके की चीज़ों पर ही रिलाई करना पड़ता है, और इसीलिए काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस उसमें आ जाते हैं। लेकिन जब प्राइवेट प्लेयर इन्वॉल्व होते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा बूस्ट जो है वो मिलता है। अगर आप देखो फॉरेन कंट्रीज़ में स्पेस एक्स है ना, काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है एक्सप्लोरेशन जो है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिल जाता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये सोचा, क्योंकि हमारे इकोनॉमिक सर्वे में, जैसा मैंने आपको कहा था, इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि आप हर जगह पर प्राइवेट प्लेयर जो है उनको इन्वॉल्व करो। क्यों इन्वॉल्व करना है? क्योंकि एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो हमारी स्लो डाउन चल रही है इकोनॉमी में। अब तो यहाँ पर रिसेशन टाइप की भी चीज़ देखने को मिल रही है। तो स्लो डाउन जब यहाँ पर चल रहा है तो बट ऑब्वियस है कि हमें वेल्थ क्रिएशन की ज़रूरत है। वेल्थ क्रिएशन कैसा होगा, इसका जो सोल्यूशन है वो हमें इकोनॉमिक सर्वे में देखने को मिलता है कि भैया वेल्थ अगर हमें क्रिएट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। इसके कई सारे फैक्टर्स, कई सारे एग्जांपल्स हमने देखे हैं इकोनॉमिक सर्वे में। जैसे कि जो कोल है वो रिस्ट्रिक्टिव था, वो क्लोज सेक्टर था। बाकी अगर आप देखो स्टील बोल दीजिए, बाकी जो सेक्टर्स है वो जो ओपन सेक्टर है वो वेल्थ क्रिएट काफ़ी ज़्यादा कर रहे थे। लेकिन कोल सेक्टर अगर आप देखो तो अभी भले ही खोला गया हो, अभी भले ही उसे ऑन कर दिया गया हो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी, लेकिन पहले ही क्लोज था। जब क्लोज था तो उसका वेल्थ क्रिएशन काफ़ी कम हुआ था। तो इस तरीके से जब हमें वेल्थ क्रिएट करना है, और वेल्थ क्रिएट करना काफ़ी ज़रूरी है, वेल्थ क्रिएशन से हमारी ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो इंक्रीज़ होती है। तो वेल्थ क्रिएट करना है तो प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना काफ़ी ज़रूरी है। और तब से ही अगर आप देखो तो काफ़ी सारी चीज़ें जो इकोनॉमिक सर्वे में सुझाव दिए गए हैं गवर्नमेंट उस पर चल रही है। जैसे इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया था कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो है काफ़ी कम रहना चाहिए। जैसे कि आप देखो एपीएमसी जो है उससे यहाँ पर राहत दी गई है फार्मर्स को। उसी के साथ साथ अगर आप देखो तो स्टॉक लिमिट जो है उसे यहाँ पर हटा दिया गया है। काफ़ी सारी चीज़ें सरकार इकोनॉमिक सर्वे में जो दिया गया है वेल्थ क्रिएट करने के लिए उस पथ पर चल रही है। तो उसमें से एक ये भी हमें देखने को मिलता है कि प्राइवेट प्लेयर जो है उसे स्पेस के एक्सप्लोरेशन के लिए भी इजाज़त जो है वो दी गई है। और इसके चलते यहाँ पर इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ये यहाँ पर इंडिया ने अभी यहाँ पर अनाउंस की गई है। ये फंक्शनल करेगा 6 महीने के अंदर अंदर, और जो भी यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनकी जो भी नीड्स है, उनकी डिमांड्स है, उसे यहाँ पर एक्सेस किया जाएगा, इंक्लूडिंग एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो इसरो है उसके कंसल्टेशन के साथ जो भी यहाँ पर चीज़ें लगती है उसमें यहाँ पर साथ दिया जाएगा। यहाँ पर आप देखो कि इसरो का जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है ग्राउंड और स्पेस बेस्ड, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, इवन डाटा प्लान टू बी मेड एक्सेसिबल, यहाँ पर एक्सेसिबल किया जाएगा, और जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ रहेगी वो इस स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकती है।
अब प्राइवेट पार्टिसिपेंट जो है ये क्यों लाए जा रहे हैं, क्यों यहाँ पर लाने की बात की जा रही है। अब हमें टॉप 5 पार्टिसिपेंट जो है प्राइवेट स्पेस कंपनीज जो इंडिया में जो देखने को मिलती है। अब देखिए यहाँ पर प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ जो है ऐसा है कि अब तक इन्वॉल्व थी ही नहीं, कम्प्लीटली सिर्फ गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ जो है वो इन्वॉल्व थी स्पेस सेक्टर में। मतलब अगर आप देखोगे इनफैक्ट तो लार्ज पार्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग का, फैब्रिकेशन का, रॉकेट्स के, सैटेलाइट्स के, तो प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए ही हमें देखने को मिल रहा था। तो इसीलिए अगर हम यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए भी इन्वॉल्व कर देते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। इंडियन इंडस्ट्री अगर हम देखें तो बेयरली 3% शेयर जो है वो रैपिडली ग्रोइंग स्पेस इकोनॉमी में देखने को मिलता है, जो कि ऑलरेडी वर्थ है एटलीस्ट $360 बिलियन। सिर्फ 2% ऑफ दिस मार्केट जो है वो रॉकेट्स और सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज के लिए देखने को मिलता है। तो इसीलिए अब यहाँ पर रिमेनिंग 95% जो है वो सैटेलाइट बेस्ड सर्विस से रिलेटेड है। तो इसीलिए अब जब यहाँ पर ये कंपनीज इन्वॉल्व हो जाएगी ये सब में, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोरेशन हो सकता है, कंपटीशन जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है, जिसकी वजह से कंपटीशन जब आती है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन जब आती है तो फिर यहाँ पर स्काई इज़ द लिमिट, कोई भी लिमिट जो है वो नहीं होती है। मतलब आप देखिए कि एक स्कूल में सिर्फ एक बच्चा पढ़ रहा है तो उससे अगर 50% भी आ रहे हैं तो वही विनर है, 60% आ रहे हैं तो वही विनर है, 70% भी आ रहे हैं तो वही विनर है, 90% आ रहे हैं तो भी वही विनर है। लेकिन अगर एक क्लास में 100 बच्चे हैं और अगर कंपटीशन आ जाती है तो फिर यहाँ पर 90% किसी को आया है तो और कॉम्पीट करेगा 95 तक जाने के लिए, और कॉम्पीट करेगा 99 तक जाने के लिए। आजकल तो 100% मिल रहे हैं। किसी का अगर एक मार्क भी गया है, एक मार्क भी अगर कटा है तो फिर से रिवैल्यूएशन के लिए डाला जा रहा है। तो इस तरीके की सिचुएशन एट प्रेजेंट देखने को मिल रही है। तो सोचिए जब कंपटीशन बढ़ती है तो फिर क्वालिटी में भी इंक्रीज़ देखने को मिलता है और उसी के साथ साथ जो सक्सेस है वो भी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जितने भी लॉन्च होते हैं फ्रॉम इंडिया वो इसरो रॉकेट से होते हैं, डिफरेंट वर्जन होते हैं, PSLV बोलिए, GSLV बोलिए। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो प्राइवेट प्लेयर जब इन्वॉल्व हो गए तो बट ऑब्वियसली कि ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो है यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगी। अब यहाँ पर इसरो को क्या गेन होगा, यहाँ पर हम प्राइवेट प्लेयर्स को लेकर आएंगे तो इसरो को क्या बेनिफिट हो सकता है। देखिए ये जो पॉइंट है, अब ये वाला पॉइंट आपके मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आप यहाँ पर लिख सकते हो कि इसरो जो है उसे भी यहाँ पर गेन मिलने वाला है, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है कि प्राइवेट प्लेयर यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है, तो प्राइवेट प्लेयर के आने से कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है उसके लिए आर्टिकल जो है, ओवरऑल आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो पॉइंट रहेंगे, ये पॉइंट अगर आप लिख दो तो फिर ये पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो दिला देंगे। नॉर्मली क्या होता है, जब आप मेंस के आंसर लिखते हो तो अगर वो फॉर एग्जांपल 10 मार्क का क्वेश्चन है तो 10 में से जो वैल्यूअर है वो अपना माइंडसेट बनाकर चलता है कि भैया मुझे हाईएस्ट, जब मुझे बहुत ही अच्छा लगे तो मैं यहाँ पर 6 मार्क दे दूंगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जनरलाइज जो है, जनरलाइज अगर आप अच्छा आंसर लिखते हो तो आपको 6 मार्क्स तो मिलते ही है। लेकिन अगर आप उसमें कोई स्पेसिफिक ऐसी चीज़ ऐड कर देते हो कि वैल्यूअर को लगा अरे बाप रे इसने क्या बोल दिया ये बात, तो उसमें क्या होता है वो अपने आप को भी, अपने भी लिमिट जो है वो यहाँ पर एक्सटेंड करता है। यहाँ पर वो आपको 1 या 2 मार्क जो एक्सटेंड दे देगा, मतलब यहाँ पर 7 मार्क्स आपको मिल सकते हैं या 8 मार्क मिल सकते हैं। और ये आपको लगेगा 1 या 2 मार्क से क्या होगा भैया, 1 या 2 मार्क आपकी रैंक तय करता है ना। आप एक बार देख लीजिए जो फाइनल लिस्ट निकल कर आती है उसमें देख लीजिए कि एक ही रैंक पर कितने सारे लोग होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, 1 या 2 मार्क्स ही। तो ये जो चीज़ है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसरो को गेन किस तरीके से होगा। तो 2 मेन रीजंस है कि यहाँ पर प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट्स एनहांस करने की बात की जा रही है। पहला तो है कमर्शियल और दूसरा है स्ट्रेटेजिक। कमर्शियल हम सभी को पता है कि यहाँ पर क्या होगा कि ग्रेटर जो स्पेस टेक्नोलॉजीज़ है यहाँ पर आ सकती है, जो स्पेस रिसोर्सेज उसका बेटर यूटिलाइजेशन हो सकता है, जो स्पेस बेस्ड सर्विसेज है उसमें यहाँ पर इंक्रीज़ हमें देखने को मिल सकता है। प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो है विल ऑल्सो फ्री अप इसरो टू कॉन्सेंट्रेट ऑन साइंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना। यहाँ पर क्या होगा कि भैया इसरो जो है वो यहाँ पर साइंस रिसर्च डेवलपमेंट इस पर यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकती है। उसी के साथ साथ इसरो जो है अर्न सम मनी बाय मेकिंग फैसिलिटीज़ एंड डाटा अवेलेबल टू प्राइवेट प्लेयर्स। इसरो जो है वो अब यहाँ पर कुछ पैसा भी कमा सकती है, मतलब कमर्शियल पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा इसरो के लिए। यहाँ पर सीधी इतना एक्सपीरियंस है इसरो को, तो जो प्राइवेट प्लेयर्स इन्वॉल्व होंगे उनको टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, उनको फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, उनको वो डाटा दे सकते हैं और वो बेच सकते हैं, जिससे कि इसरो जो उसे यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। उसी के साथ साथ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब प्राइवेट प्लेयर भी इन्वॉल्व होंगे तो यहाँ पर साथ में मिलकर एक्सप्लोरेशन जो है वो किया जा सकता है कि भैया पहले तुम छोड़ के देखो, देखते हैं कैसा होता है, फिर हम यहाँ पर छोड़ के देखते हैं, है ना। तो ये स्ट्रेटेजिकली भी अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है।
गवर्नमेंट ने यहाँ पर अनाउंस किया था पहले भी, ऐसा नहीं है कि पहली ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ने पहले भी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका अनाउंसमेंट किया है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो यहाँ पर मार्केटिंग आर्म रहेगी इसरो की। इसका मेन पर्पस रहेगा कि यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है बाय इसरो, यहाँ पर ज़्यादा क्लाइंट जो है लाए जा सके स्पेस बेस्ड सर्विसेज के लिए। अब यहाँ पर गवर्नमेंट बोल रही है कि इसका जो रोल रहेगा यहाँ पर रीडिफाइन किया जाएगा, क्योंकि एक नई अनाउंसमेंट यहाँ पर की गई है ना। तो ये जो चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है चाइना शिपमेंट जो है वो स्टक हो गए हैं। चाइना का जो शिपमेंट आ रहा है उसे यहाँ पर रोका गया है। अब क्यों रोका गया है भैया? खुन्नस, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चल रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। काफ़ी ज़्यादा जो कंसर्न है अमेरिकन फर्म के लिए आ गया है विथ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस इन इंडिया। अब यहाँ पर ये क्या अलग मसला चल रहा है, मतलब यहाँ पर क्या बोला गया है बेसिकली कि चाइना जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है चाइना और इंडिया के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के वहाँ पर, तो उसकी वजह से जो अमेरिकन फर्म्स, ध्यान दीजिएगा, अमेरिकन फर्म्स जो है जिनका मैन्युफैक्चरिंग बेस इंडिया में है, मतलब अमेरिकन कंपनी है लेकिन उन्होंने जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है वो इंडिया में खोल रखा है, मतलब यहाँ पर जो उनके प्रोडक्ट्स है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो ऐसे सिनारियो में इनको प्रॉब्लम हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये अब यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो चाइना के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो जो इंपोर्ट हम करते हैं, जो भी इंपोर्ट प्रोडक्ट्स के करते हैं, तो उनके जो कंसाइनमेंट्स है जो चाइना से आ रहे हैं वो यहाँ पर हर्डल्स फेस कर रहे हैं कुछ पोर्ट्स पर, चेन्नई मुंबई जैसे पोर्ट्स पर। मतलब ये जो पोर्ट्स है इनको एंट्री नहीं मिल रही है, कुछ हर्डल्स यहाँ पर क्रिएट किए जा रहे हैं। कस्टम्स अथॉरिटी जो उन्हें इंडिकेट किया है इम्पोर्टर दैट वर विल बी डिलेड इन क्लियरिंग चाइनीज शिपमेंट, और उन्होंने कोई रीज़न यहाँ पर नहीं बताया है। मतलब यहाँ पर उन्होंने इतना तो बता दिया है कि चाइना से जो भी शिपमेंट्स आएंगे वो यहाँ पर डिले होंगे, लेकिन डिले क्यों होंगे ये यहाँ पर उन्होंने कोई रीज़न नहीं बताया है। अब यहाँ पर इसका रिपरकर्शन जो है वो सप्लाई चेन पर हमें देखने को मिल रहा है। अब किस तरीके से देखने को मिल रहा है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए। अमेरिकन कंपनी ने यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरिंग बेस खोला हुआ है, जहाँ पर फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि एक एप्पल का मोबाइल है। एप्पल का मोबाइल कंपनी तो पूरी टेक्नोलॉजी जो है वो तो अमेरिका की है, लेकिन उसे मैन्युफैक्चरिंग बेस जो है वो इंडिया में खोल रखा है। मतलब अब यहाँ पर एप्पल के जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब मैन्युफैक्चर हो रहे हैं तो जब इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है तो सब कुछ वो अमेरिका से लेकर आते हैं क्या? नहीं, कुछ चीज़ें जो है वो इंडिया से ख़रीदते हैं, कुछ चीज़ें इसको बनाने के लिए, क्योंकि मोबाइल को बनाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें लगती है। तो समझ लीजिए जो किट यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है वो फॉर एग्जांपल, हाइपोथेटिकल एग्जांपल के तौर पर देख रहे हैं, जो किट मैन्युफैक्चर की जा रही है वो चाइना से इंपोर्ट हो रही है। अब यहाँ पर चाइना से इंपोर्ट हो रही है लेकिन यहाँ पर अड़ा दिया गया है, कंसाइनमेंट पहुँच ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर इतने सारे मोबाइल जिनमें किट इस्तेमाल की जानी है वो यहाँ पर रुक गई है। तो इसीलिए अमेरिकन फर्म जो उनको यहाँ पर कंसर्न हो रहा है, भैया हमारे मोबाइल यहाँ पर नहीं बन रहे हैं। हाइपोथेटिकल एग्जांपल बता रहा हूँ, लेकिन हुआ ऐसा ही है कि जो भी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोले गए हैं उनको यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो उसी वजह से यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि यूएस इंडिया बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो उसे स्ट्रेंथन किया जा सके। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि उन्होंने आर्ग्यू किया है कि भैया यहाँ पर प्रॉब्लम जो है हमें फेस करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर कितना वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इंडिया चाइना के साथ हो रहा है, पॉसिबल कर्ब्स ऑन इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना इन द फॉर्म ऑफ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर डिस्कस किए गए हैं विद इन द गवर्नमेंट। अब देखिए दो तरीके के बैरियर्स होते हैं। बैरियर मतलब क्या होता है? अड़थड़ा मतलब यहाँ पर कोई भी चीज़ आ रही है उसमें अड़थड़ा क्रिएट कर देना। अब देखिए फॉर एग्जांपल आपको अगर कोई आपका फ्रेंड है, ठीक है, कोई आपका फ्रेंड है, अगर आपके फ्रेंड को पैसे की ज़रूरत है, अब वो आपको बोल रहा है भाई मेरे को 1000 रुपये दे। अब आपको 1000 रुपये देने नहीं है, तो आप अड़थड़ा किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो? आप बोलोगे कि भाई एक काम कर, मैं तेरे को 1000 रुपये तो दे रहा हूँ, लेकिन मेरे को 1000 रुपये तो वापस मत करना, मेरे को तो 2000 वापस करना, इस पे इंटरेस्ट लगेगा। ये क्या हो गया? ये आप पैसे के अड़थड़े क्रिएट कर रहे हो। आपको ये लग रहा है कि भैया अब ये जो हम 2000 रुपये मांगेंगे तो ये पैसे जो है वो लेगा ही नहीं, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं? हम पैसों के थ्रू अड़थड़ा क्रिएट कर रहे हैं, बैरियर क्रिएट कर रहे हैं। या फिर दूसरी चीज़, आप आपके दोस्त ने 1000 रुपये मांगे, आपके दोस्त को आप बोल रहे हो यार ऐसा है कि एक काम कर, मैं तेरे को 1000 रुपये देता हूँ, पर मेरे को तेरी वो जो गिटार है ना जो 2 लाख की ली हुई है वो मेरे को चाहिए, मतलब कुछ दिनों के लिए, जब तक तू देता नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आप दूसरा बैरियर क्रिएट कर रहे हो, लेकिन पैसे से रिलेटेड है क्या? नहीं, कुछ और कंडीशन से रिलेटेड है। इसी तरीके से यहाँ पर बैरियर्स क्रिएट किए जाते हैं किसी भी कंट्री से अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कौन कौन से टाइप के होते हैं। एक होता है टैरिफ बैरियर और एक होता है नॉन टैरिफ बैरियर।
टैरिफ बैरियर मतलब क्या है कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई। मतलब यहाँ पर क्या है, पैसे से रिलेटेड बैरियर्स खड़े किए जा रहे हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी पहले यहाँ पर 6% इंपोर्ट ड्यूटी थी। मतलब 100 रुपये की अगर चीज़ इंपोर्ट हो रही है तो उसे 106 रुपये यहाँ पर लग जाएंगे। और उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है कि जब टैरिफ बढ़ा दिया गया तो ये मतलब ये टैरिफ बैरियर खड़े किए गए। नॉन टैरिफ मतलब होता है स्टैंडर्ड से रिलेटेड, कि फॉर एग्जांपल अगर कोई यहाँ से गाड़ी जो है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम बोलेंगे जो स्टेयरिंग है वो यहाँ पर लकड़े का बना हुआ होना चाहिए, या जो चक्के हैं वो लकड़े के बने हुए होना चाहिए। मतलब यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन पर बैरियर क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे बैरियर को बोलते हैं नॉन टैरिफ बैरियर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर जो चाइनीज़ प्रोडक्ट है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये कर रही है। उसी के साथ साथ बिटवीन अप्रैल 2019 टू फरवरी 2020 चाइना जो है वो अकाउंट कर रहा है 14% ऑफ इंडियाज़ टोटल इम्पोर्ट्स। ठीक है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर कंपोनेंट, स्मार्टफोन, ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, प्लास्टिक, मेटलिक गुड्स, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ये सब हमें देखने को मिलता है। फार्मास्यूटिकल्स अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो इंडिया जो है वो चाइना पर हेवीली डिपेंडेंट है। 2018-19 में देखें तो 68% जो है इंडिया का, ये इतना ड्रग्स हमें यहाँ पर चाइना से देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है, यहाँ पर आप टॉप एक्सपोर्ट और टॉप इंपोर्ट जो है देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर ज़रूरी है कि हमें अल्टरनेटिव जो है वो यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। और उसी के साथ एक ख़ास चीज़ हो रही है ऑनलाइन, इस पर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट बोलिए, वो हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं हमें देखने को मिल रही है, जो कंसाइनमेंट यहाँ पर रोका गया है, बेसिकली इसके रीज़न जो है वो तो नहीं बताए गए हैं, लेकिन वही है कि यहाँ पर चाइना से आने वाली जो चीज़ें हैं, ऐसा ही बोला जा रहा है कि सिक्योरिटी पर्पज़ से उन्हें यहाँ पर रोका जा रहा है। तो अब इसके वजह से आप देख सकते हो किस तरीके से जो बाकी की फर्म्स है उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। अब यहाँ पर और क्या हो सकता है, तो देखिए, अगर थोड़ा देखिए डिस्कशन, एक्सप्लोरेशन तो होना ही चाहिए। और यहाँ पर क्या हो सकता है कि सीधे तरीके से अगर हम सीधा इंपोर्ट जो है वो इसी तरीके से बंद कर दे तो बाकी कंट्रीज यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जो हब्स खोल रही है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ पर जो खोल रही है, उनकी रिलायबिलिटी इंडिया से छूट जाएगी। मतलब यहाँ पर क्या है, इंडिया को रिलायबल नहीं मानेंगे। वो ये सोचेंगे कि यार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो इंडिया में नहीं खोलते हैं, क्योंकि अभी कैसा सिनारियो चल रहा है, चाइना से बहुत सारी कंपनीज बाहर निकल रही है। अब बाहर निकल रही है तो वो दूसरा मार्केट ढूंढ रही है। तो इंडिया उनके लिए सबसे बड़ा मार्केट है कि चीप लेबर भी मिल रहा है, सब कुछ यहाँ पर चीज़ें हो रही है। लेकिन अगर इस तरीके से रिलायबिलिटी इंडिया की छूट जाएगी तो वो फिर दूसरी जगह चल जाएंगे। बहुत सारे चले भी गए हैं, वियतनाम बोलिए, इंडोनेशिया, बहुत सारी जगह चले गए हैं, लेकिन इंडिया में वो नहीं आएंगे ये सोचकर कि भैया इंडिया तो कभी भी कुछ भी कर लेता है, हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में खोल देंगे लेकिन इम्पोर्ट ही नहीं करने देगा, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। ऐसा यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है करंट सिनारियो में। तो आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आइए अब यहाँ पर बात करते हैं अनमेकिंग इन इंडिया। मतलब यहाँ पर जैसा मैंने आपको कहा है उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल देखने को मिलता है। यहाँ पर वेनस रिकॉर्ड डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इन्होंने यहाँ पर रिपोर्टेडली डायरेक्ट किया है ई कॉमर्स कंपनीज़ को, जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, पेटीएम हो गया, कि यहाँ पर मैकेनिज्म एक लाया जाए जिससे कि कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है ये आइडेंटिफाई किया जा सके जितने भी प्रोडक्ट वो सोल्ड कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पर। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर अमेज़ॉन के इसमें जो भी आपको प्रोडक्ट जो है वो दिखाई देंगे उसके नीचे लिखा हुआ होना चाहिए कंट्री ऑफ ओरिजिन। मेड इन चाइना है तो फिर यहाँ पर उसको वो दिखना चाहिए कंपोनेंट, जैसे कि टच स्क्रीन डिस्प्ले, मेमोरी चिप्स, माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ पर जापानीज़, कोरियन, ताइवान कंपनी से आते हैं। नॉट ऑल ऑफ देम मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग चाइना। तो यहाँ पर जो भी मेड इन चाइना है वो यहाँ पर अच्छी तरीके से पता रहना ज़रूरी है, और इसीलिए यहाँ पर ये किया गया है। ये जो है ये आत्मनिर्भर भारत को बहुत बड़ा बूस्ट देता है, और जो बॉयकॉट चाइना ये मुहिम शुरू हुई है इसे भी काफ़ी बड़ा बूस्ट देता है। अब जब ये इंडिया में इस तरह की चीज़ शुरू होगी तो बट ऑब्वियस है कि फॉरेन कंट्री में भी ये जो वेबसाइट से लोग खरीदते हैं उस पर भी उनको देखने को मिलेगा। और ये जो चीज़ है मेड इन चाइना को बॉयकॉट करना, इससे क्या होगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ध्यान दीजिएगा, इससे क्या हो सकता है, इससे हो सकता है कि यहाँ पर एक वो सिनारियो भी दे दें। मतलब जिस तरीके से हमें कैटेगराइजेशन दिया जा रहा है, ध्यान दीजिए मैं जो बोल रहा हूँ, कैटेगराइजेशन जो आज दिया जाता है अमेज़ॉन पर, आप कैटेगरी देख सकते हो कि ये कैटेगरी वो कैटेगरी, तो एक कैटेगरी वो ये ऐड भी कर सकते हैं कि यहाँ पर मेड इन कोरिया, मेड इन जापान। तो यहाँ पर जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है उसका भी कैरेक्टराइजेशन दिया जा सकता है। ये जब कैटेगरी आ जाएगी तो लोगों को बायफरगेट करने में आसानी जाएगी। और फॉरेन कंट्री में भी ये जो मुहिम है, क्योंकि बहुत सारे लोग चाइना से ऊब चुके हैं, बहुत सारे लोग चाइना के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं है। आधे से ज़्यादा लोगों को, अभी अगर मैं आपको पूछूं कि कौन कौन सी जो मोबाइल्स है वो अभी तो खैर अभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बायफर्केशन आ गया, काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन में ये जो मुहिम है बॉयकॉट चाइना की वजह से बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है कि कौन से मोबाइल फ़ोन जो है वो मेड इन चाइना है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स मेड इन चाइना है, कौन कौन सी कंपनीज़ जो है वो आप खरीद सकते हो। लेकिन अगर पहले आपको पूछा जाए तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता भी नहीं होगा
कि अगर आप सैमसंग खरीद रहे हो तो क्या वो मेड इन चाइना है, कौन सी है, मेड इन कोरिया है, मेड इन जापान है, मेड इन अमेरिका है, कौन सी है। अगर आप वीवो का मोबाइल ख़रीद रहे हो तो वो कौन सा है ना। वन प्लस अगर आप ख़रीद रहे हो तो वो कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या होगा, ये जो मुहिम है बॉयकॉट चाइना, ये जब वर्ल्ड लेवल पर चली जाएगी तो फिर उसके बाद चाइना को बहुत बड़ा हैम्परिंग जो है वो पड़ सकता है। और ये जो चीज़ है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ये करना, क्योंकि क्या है, अगर आप ख़रीदने भी जा रहे हो, दुकान में भी ख़रीदने जा रहे हो, यहाँ से आप बाइफरकेट कर पाओगे कि भैया कौन सा प्रोडक्ट हमको ख़रीदना है। अभी भी हम क्या करते हैं, जब शॉप में जाते हैं तो हम ऑनलाइन एक बार देख लेते हैं कि अमेज़ॉन पर वो मोबाइल की कीमत कितनी है। अच्छा, मतलब दुकान में भी उतनी मिल रही है तो हम ख़रीद लेते हैं, या फिर थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल रहा है हम ख़रीद लेते हैं, है ना। ऐसा अभी भी होता है। तो यहाँ पर हम बाइफरकेट करने के लिए भी देख सकते हैं कि भैया मेड इन चाइना कौन सा है। अच्छा, ये मोबाइल हमको नहीं खरीदना है, ये प्रोडक्ट हमको नहीं खरीदना है। हम शॉप में भी जाते हैं तो इससे क्या होगा, इससे बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा इस मूवमेंट को। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट ईज ऑफ लिविंग पोस्ट कोविड वर्ल्ड। ग्रोथ ऑफ बिजनेस जो है वो यहाँ पर सोसाइटल वेलबींग के एक्सपेंसेस पे नहीं रहना चाहिए, शुड नॉट बी एट द एक्सपेंस ऑफ सोसाइटल वेलबींग। कोविड-19 उसने हेल्थ केयर क्राइसिस जो है हमारे इंडिया में कॉज किए हैं। सब्सिक्वेंटली यहाँ पर आप देखोगे तो कंसर्न जो है मेडिकल प्रोफेशनल के एथिक्स पर यहाँ पर अराइज हुए हैं। मतलब कि जो हॉस्पिटल्स है ट्रीटमेंट के लिए कौन सी प्राइस चार्ज करना चाहिए, जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ है मेडिसिन्स के लिए कितना उन्होंने चार्ज करना चाहिए। कोविड-19 क्राइसिस ने रिवील किया है हमारी इकोनॉमीज़ और सोसाइटीज़ की बहुत सारी वीकनेसेस। हेल्थ केयर सिस्टम जो है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में वो यहाँ पर पेंडेमिक से कोप अप करने के लिए कैपेबल नहीं देखने को मिल रही है, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी छोटी क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पर जो क्राइसिस हमें देखने को मिल रहे हैं काफ़ी बड़े हैं और काफ़ी सडन आए हैं। इसीलिए जो कंट्रीज़ हैं उनको तैयार रहने का भी यहाँ पर मौका नहीं मिला है। हाउएवर जहाँ पर पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्गर है, जैसे कि वियतनाम बोलिए फॉर एग्जांपल, उन्होंने फार बेटर तरीके से मैनेज करने में वो सक्षम रहे हैं। उसी के साथ साथ कंट्रीज़ विद यूनिवर्सल सोशल सेफ्टी नेट्स, जैसे कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हमें देखने को मिलती है, उसी के साथ जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी, उन्होंने यहाँ पर जो इकोनॉमिक ब्रेकडाउन है पुअरर सेक्शन पर जो पॉपुलेशन में देखने को मिलते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है। अब कोविड-19 जो है उन्होंने यहाँ पर डीप फिशरीज जो है इकोनॉमीज़ में वो भी यहाँ पर रिवेल की है। जितनी भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस है, बिजनेसेस बोलिए, जितने भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस है आर बिल्ट ऑन 3 फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स। कौन से फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स होते हैं? मिशन, स्टैंडर्ड्स और आइडेंटिटी। जो भी उनका मिशंस है, फिर उसके बाद कौन से स्टैंडर्ड्स रखते हैं और उनकी आइडेंटिटी किस तरीके से है। लॉकडाउन जो है फॉलोइंग कोविड-19 उसने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को जो उनकी लाइफ है उनके इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए मजबूर कर दिया है। उनकी जो पर्पस है ऑफ देयर लाइव्स और उसी के साथ साथ जो एंटरप्राइज वो सर्व कर रहे हैं उसका जो पर्पस है उसे यहाँ पर इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए मजबूर कर दिया है। अब यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी जो है वो भी प्रोवाइड की जा रही है कि जो कोर्स ऑफ इकोनॉमीज़ है उसे यहाँ पर रीसेट किया जा सके। बिजनेस एसोसिएशंस, उसी के साथ साथ यहाँ पर जो क्राइसिस हो रहे हैं तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, एक प्रॉपर तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है एक सही तरीके की बनना चाहिए। उसी के साथ साथ जो उनके मेंबर्स हैं उनको किस तरीके से कंडक्ट करना है, रेगुलेट करना है, ये भी यहाँ पर देखा जाना चाहिए। इसकी वजह से क्या होगा कि जो लोग हैं उनका लिविंग भी इजी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अब इनको प्रॉफिट अगर कमाना है, अब यहाँ पर कंपनीज़ को नुकसान हो गया है तो अब यहाँ पर क्या होगा, कंपनी जो है माल एकदम महंगे दामों में बेचना शुरू कर दे, एक मोनोपोली जो है वो क्रिएट करना शुरू कर दे। ये नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि फिर यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उनको यहाँ पर रेगुलेट करने के लिए आना पड़ेगा, जिससे कि ईज़ ऑफ लिविंग जो है सिटीजन्स का उसे बढ़ाया जा सके। तो इसीलिए अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है उसे देखना होगा, उस पर नज़र डालनी होगी और सभी तरफ से एक हार्मोनी क्रिएट हो, इस तरीके से एक एनवायरनमेंट जो है वो बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात की जा रही है टाइम टू यूनिवर्सलाइज पीडीएस। मतलब यहाँ पर क्या है कि फूड ग्रेन स्टॉक पब्लिक गोडाउन में है वाइल पीपल आर गोइंग हंग्री। जो हमने देखा था, हमने पहले भी आर्टिकल जो है कवर किया हुआ है कि हमने जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसमें देखा कि कितना जो नॉर्मल स्टॉक लिमिट होती है उससे कितना ज़्यादा जो माल है वो पड़ा हुआ है और लोग अगर देखा जाए तो वो भूखे रह रहे हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द पीपल नेशनल लॉकडाउन के बाद। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कोविड-19 जो है कंटिन्यूसली डाउनटर्न हमें देखने को मिला है हमारी इकोनॉमी का। अब ऐसे सिनारियो में अगर आप देखो तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट टू रीच आउट द पीपल इन द करंट सिचुएशन। अब यहाँ पर आप देखिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 60% ऑफ द करंट पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पर राशन कार्ड जो है वो ले रही है।
हैज़ प्रायोरिटी राशन कार्ड्स वाइल सम स्टेट, तमिलनाडु बोलिए, आंध्र प्रदेश बोलिए, तेलंगाना बोलिए, एडिशनल कवरेज जो है सपोर्ट यहाँ पर दिया जा रहा है। अब यहाँ पर एडिशनल 5 kg फूड ग्रेन, 1 kg ऑफ पल्सेस फॉर फ्री, यहाँ पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है उसके तहत दिया जा रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे और भी काफ़ी लोग हैं जो इससे छूट रहे हैं। कैश ट्रांसफ़र यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फॉर्म है वेलफेयर प्रोविजंस का, स्पेशली जो स्कीम्स हमें देखने को मिलती है उसके तहत, मतलब जो विडो हो, डिसेबिलिटी पेंशन हो, मैटरनिटी एंटाइटलमेंट हो, ये सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती है। तो एट प्रेजेंट क्या किया जाना चाहिए कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो अनाज है वो पहुँच सके, ऐसा यहाँ पर हमें देखने को मिलना चाहिए। अब हमने ऑलरेडी ये आर्टिकल देखा हुआ है, पहले भी काफ़ी ज़्यादा इस पर डिस्कशन किया हुआ है, इसलिए शॉर्ट में सिर्फ एक रिवीजन पर्सपेक्टिव से आर्टिकल मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। हमने देखा था कि FCI फाइनेंसेस जो है वो यहाँ पर मेस में चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोन उन पर चल रहा है। उसी के साथ साथ सेवरल इश्यूज़ जो है PDS कैश ट्रांसफर्स के साथ रिप्लेस करना, ये भी चल रहा है कि भैया PDS नहीं, जो अनाज है वो नहीं, सीधा उनके अकाउंट में पैसे जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाए जिससे कि वो अनाज जो है वो ले सके, है ना, ये भी एक इश्यूज़ चल रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि कोई भी जो स्टेट है वो सीधे तरीके से आगे नहीं आ पा रहा है करंटली जिस तरीके से सिनारियो चल रहा है उससे लड़ने के लिए। तो आइए मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। हमारी खूबसूरत धरती जूम करते हैं तो भारत जो है वो देखने को मिलता है। अब उस आइलैंड पर हम चलते हैं, तो चलिए अब उस आइलैंड पर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें आइलैंड जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो रिवर है उसके ऊपर वो जो आइलैंड है वो हमें देखने को मिलता है। एक रिवर आइलैंड है ब्रह्मपुत्रा रिवर पर, और ये फर्स्ट आइलैंड बना है टू बी मेड अ डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। तो ये भी एक चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके रिगार्डिंग हमें देखने को मिलती है। तो इसीलिए अब यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने यहाँ पर ज़रूर लिखी होगी, क्योंकि ये जो चीज़ है ये पूरे वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन रहना ये हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है। तो ये हमारे वीडियो का एंड। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।